दोस्तों एसएससी मिरर में आपका स्वागत है। जो भी कैंडिडेट एसएससी बैंकिंग यूपीएससी या अदर एग्ज़ाम कोई भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, और वे एनसीईआरटी 6 to 12 तक पढ़ना चाहते हैं या फिर उनके पास टाइम नहीं है, भाई बुक नहीं है, तो दोस्तों उन सभी कैंडिडेट के लिए है एक सीरीज चलाई गई है 6 to 12, जिसमें हम दोस्तों एनसीईआरटी पूरा जो टॉपिक है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वन लाइनर जीके हैं, इनको हम पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। अब हम पहले ये दोस्तों छठी क्लास का है, अध्याय 1 है, लेसन नंबर 1 है। तो इसमें शुरू करते हैं दोस्तों, नीचे से शुरू करते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार इसमें इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों पहले वाला क्वेश्चन पहला क्या हमारा कि मिस्र की सभ्यता। दोस्तों मिस्र की सभ्यता क्या है, 5000 वर्ष पहले नील नदी के किनारे से शुरू हुई थी। तो यानी कि दोस्तों मिस्र की सभ्यता 5000 वर्ष पूर्व नदी के किनारे पर हुआ था। और दोस्तों प्राकृत भाषा क्या होती है दोस्तों, वे जो प्राचीन काल में जनगण के द्वारा बोले जाने वाली भाषा, यानी कि दोस्तों जो बहुत समय पहले जो व्यक्ति थे, आप नॉर्मली भाषा बात करते थे आपस में, तो उनको नॉर्मल भाषा को क्या बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे। तो दोस्तों बीसी और एडी, तो दोस्तों कई बार लिखा होगा बीसी ईसा पूर्व, एडी ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जो जो ईसा मसीह था, उसके ईसा मसीह के जन्म से जो पहले वाला समय था ना दोस्तों, उसको क्या बोलते थे, बीसी। और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय को क्या बोलते हैं, एडी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ भी आ रहा होगा। इंडिया दोस्तों, इंडिया शब्द क्या है, इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहते हैं। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिंधु कौन सा वर्ड है, यानी कि दोस्तों सिंधु संस्कृत भाषा का वर्ड है और इंडस से निकला है, जिसका शब्द क्या है, इंडिया। तो दोस्तों आगे देखते हैं पांडुलिपियाँ, यानी कि दोस्तों पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, ताड़पत्र या भोजन पत्र, यानी कि दोस्तों जो पत्तों पर या फिर ताड़ के जो भी होते हैं दोस्तों पत्ते, इनके हाथों से लिखी गई लिपियों को क्या बोलते हैं, पांडुलिपियाँ। और दोस्तों अभिलेख क्या होते हैं, चट्टानों और लौह स्तंभों, यानी कि दोस्तों मोटे मोटे चट्टान होते हैं, इनको जो खदेड़ कर जो अक्सर लिखे जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अभिलेख। तो दोस्तों आप इन दोनों में डिफरेंस भी समझ गए होंगे, इंडिया शब्द प्राकृत सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों मगध का उत्कर्ष, यानी कि दोस्तों कई बार है ना एनसीईआरटी या यूपीएससी में दोस्तों क्वेश्चन बहुत डीप से पूछ लेता है, तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि है, तो इसलिए दोस्तों आपको बहुत बेस से पढ़ना पड़ेगा। ज़रूरी है कि एक वन लाइन टू लाइन के अंदर जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ ना, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मगध का उत्कर्ष क्या लगभग 2500 वर्ष पूर्व बड़े राजा मगध का उदय गंगा नदी के दक्षिण में हुआ था। यानी कि दोस्तों सबसे पहले गंगा नदी थी, गंगा नदी के आसपास क्या है, मगध का जो जान पहचान नाम आया था। गंगा नदी की सभ्यता का विकास, इसके सहायक नदी के किनारे पर लगभग 250-2500 वर्ष पूर्व अनेक नगरों का उदय हुआ था। तो दोस्तों मेन क्वेश्चन इन दोनों में से भी पूछ सकता है दोस्तों, सिंधु की सभ्यता का विकास 4700 वर्ष पहले हुआ था, और गंगा नदी की सभ्यता का विकास क्या है, 2500 वर्ष पहले हुआ था। तो दोस्तों ये तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे शुरू करते हैं हम इनके। ये तो दोस्तों है एक्सरसाइज दे रखी थी। अगला लेस देखते हैं दोस्तों, वन लाइनर जीके देखते हैं दोस्तों, जो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा ले आते हैं। तो देखो यानी वन लाइनर क्या है दोस्तों, कई लाख साल पहले भारत में किस नदी के तट पर लोगों के रहने के प्रमाण मिले। यानी कि दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर क्या है, कई लाख वर्ष पहले लोगों के रहने के निर्माण प्रमाण मिले थे। मानव ने 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले किन फसलों का उत्पादन शुरू किया। तो दोस्तों 8000 वर्ष पहले, कई बार दोस्तों इसका आंसर चावल आ जाता है, लेकिन चावल इसका आंसर बिल्कुल गलत है दोस्तों, राइस इसका आंसर नहीं है, चावल गलत है। तो क्या है, गेहूँ और जौ। यानी कि दोस्तों 8000 वर्ष पहले किन फसलों का उत्पादन हुआ था, गेहूं का और जौ का। कई बार दोस्तों जौ को क्या है, जी में भी लिख देते हैं, तो इसके कोई अलग डेफिनेशन नहीं है, जौ को जी को ही जौ बोलते हैं। तो सहायक नदियाँ किसे कहते हैं दोस्तों, एक बड़ी नदी मिलने वाली नदियों को सहायक नदियाँ कहते हैं। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी नदी होगी, जैसे कि ये नदी जा रही है, इसके अंदर जो भी नदियाँ मिलती हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं से निकल के आएंगी और इनसे मिलेंगी, तो ये क्या है, जो मिलने वाली नदी है उनको क्या बोलते हैं, सहायक नदियाँ। सिंधु की सहायक नदियों के नाम लिखो, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। सिंधु नदी के किनारे बस्तियों का विकास कब हुआ दोस्तों, 4700 साल पहले। तो दोस्तों ये आगे जैसे मैं बता रहा था वैसे ही क्वेश्चन आ गया कि सिंधु और गंगा
गंगा के किनारे बस्तियों है जो जो गंगा की नदी के किनारे बस्तियों का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 2500 वर्ष पूर्व। और सिंधु की नदी नदी के किनारे बस्तियों का विकास कब हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों ये मेजर डिफरेंस है दोस्तों, थोड़ा सा इसका ध्यान भी रखना एग्जाम के अंदर। कई बार कौन दोस्तों कॉन्सेप्ट यही तो होते हैं ना कि भाई कौन सी नदी का कहाँ है और कितना डीप में जा रहा है, क्या वो पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा की 4 सहायक नदियां के नाम लिखो। यमुना, चंबल, सोन और कोसी। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे बस्तियों का विकास कब हुआ? 2500 साल पहले। दोस्तों वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। और गंगा नदी की घाटी में प्राचीन काल में किस विशाल राज्य की स्थापना हुई दोस्तों? मगध राज्य की। दोस्तों कई बार है ना नर्मदा बोल देते हैं, अभी नर्मदा के किनारे था या फिर, तो दोस्तों नर्मदा नहीं है, इसका सही आंसर क्या है? मगध राज्य का जो विशाल राज्य था, धनानंद के टाइम का था, जो चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई मौर्य काल का सबसे आखिरी शासक कौन था दोस्तों? बृहद्रथ। कौन सा था दोस्तों? वृहद या बृहद्रथ, ऐसा है कुछ नाम था दोस्तों उसका। तो आप ऑप्शन से टिक मार्क आसानी से कर सकते हो। इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इंडस शब्द से। और इंडस शब्द से दोस्तों वो है सिंधु, वो क्या नाम था अभी बोल रहा था वो, हाँ सिंधु, यानी कि दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है। इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु के नाम से। भरत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भरत शब्द का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता है। पांडुलिपि किसे कहते हैं दोस्तों? हाथों से द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। और पांडुलिपियां किस प्रकार लिखी जाती हैं? ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर ये लिखी जाती हैं। अतीत की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातत्व। तो दोस्तों ये तो वन लाइनर जीके थे, उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, आपको रिवीजन भी होगी एक प्रकार से। और दोस्तों कई बार है ना क्वेश्चन यही घुमा देते हैं, तो दोस्तों बस ध्यान से देखते रहो और ऐसे ही बने रहो, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन थे जो डिस्क्रिप्टिव टाइप में है दोस्तों, यूपीएससी में कई बार पूछ भी लेता है ज़रा कि तिथियों की गणना कैसी होती है, या फिर मगध राज्य के बारे में आप क्या जानते हो। तो दोस्तों ये तो आप पता भी होगा दोस्तों। तो हमारा मेन मोटिव क्या है दोस्तों? वन लाइनर जीके और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में रिवीजन करना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, अभिलेख क्या होते हैं और पुरातत्व क्या होते हैं। तो अगला कौन सा दोस्तों? परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। अब तो दोस्तों अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए हैं, तो अब देखते हैं दोस्तों किसी कितने कितने नंबर बनते हैं। 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले किन फसलों की खेती शुरू की गई थी? तो दोस्तों गन्ना तो थी नहीं सर, जो दोस्तों चाय भी नहीं थी, चावल भी नहीं थी। तो मैंने कई बार बताया था भाई ऑप्शन में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गेहूँ और जौ। और जौ को कई बार क्या भी बोलते हैं? जी भी बोलते हैं, जी खाली जी फोर। तो दोस्तों इसमें विचलना नहीं है। तो भारत के मध्य में किस पहाड़ियाँ हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, कई बार भी पूछा गया ये भी। तो आगे शुरू करते हैं दोस्तों। भारत के मध्य में किस पहाड़ियाँ हैं? तो दोस्तों भारत के मध्य में मतलब यानी कि बीच में है दोस्तों, तो कौन सा आंसर है? किरथार तो है नहीं सर भैया, ओ दोस्तों हिमालय भी नहीं है, गारो भी नहीं है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? विंध्य है। तो यानी कि दोस्तों भारत के मध्य स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? विंध्य है, विंध्याचल बोलते हैं दोस्तों जिसको। भारत में उत्तर पूर्व में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है दोस्तों? गारो। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उत्तर पूर्व में है। और मध्य में कौन सी है? मध्य में विंध्य है। ठीक है। जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उनको? सहायक नदियाँ। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? सिंधु की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? उपरोक्त सभी, ब्यास भी है, सतलुज भी है और रावी भी है दोस्तों सिंधु की। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरंभिक नगरों का विकास कैसे हुआ? तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर हुआ, विंध्य पहाड़ियों के आसपास, गारो पहाड़ियों के आसपास, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर। तो आरंभिक नगरों का विकास क्या है दोस्तों? सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे पर हुआ। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका ए सही आंसर है। सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारों पर आरंभिक नगरों का विकास हुआ। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर आरंभिक नगरों का कब विकास हुआ? दोस्तों कब हुआ दोस्तों ये?
इसका सही आंसर क्या है? 4700 दोस्तों गंगा वाला था और 4700 क्या है? सिंधु वाला आंसर इसका सही है। तो अगला क्वेश्चन है, गंगा में इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर है जो गंगा वाला है तो 2500 वर्ष पूर्व इसका सही आंसर है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा की सहायक नदी कौन सी है? ए यमुना। नर्मदा नहीं है दोस्तों, तापी नहीं है, तो क्या है? गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। और इसका अगला क्वेश्चन क्या है? गंगा के दक्षिण में स्थित पहला बड़ा राज्य था। दक्षिण में दोस्तों पहले बड़ा राज्य कौन सा है? मगध। जो कि देख सकते हैं हम, क्वेश्चन नहीं था, गंधार नहीं था, अवंती नहीं था, क्या बच गया? मगध इसका बिल्कुल सही आंसर है। पांडुलिपियां लिखी जाती है, तो पांडुलिपियां दोस्तों किस पे लिखी जाती हैं? ये ताड़ और भोजपत्रों पर लिखी जाती है दोस्तों। लौह स्तंभ जैसे चट्टान हो गई, लौह जो जिनको खदेड़ कर लिखी जाती है उनको क्या बोलते हैं? अभिलेख। और जो हाथों से लिखी जाती है उनको क्या बोलते हैं? पांडुलिपियां। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? सिंधु इसका सही आंसर है। ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो दोस्तों ऋग्वेद की रचना कब हुई? 2500 भी गलत है, 2000 भी गलत है, 2200 भी गलत है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? लगभग 3500 वर्ष ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो उम्मीद है दोस्तों आप मजा भी आ रहा होगा पढ़ते हुए। तो अगला है दोस्तों, अतीत का अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? सीधी बात दोस्तों, इतिहासकार बोलेंगे। खगोल शास्त्री दोस्तों जो ये तारे नहीं, मतलब कि जो आचार्य जो तारे गिनते हैं, ज्योतिषी जो जन्मपत्री बताया करें, और वैज्ञानिक जो खोज करते हैं। प्राचीन सिक्कों, खंडरों, अवशेषों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? 15 का इसका आंसर है बी आंसर, इसका सही आंसर है दोस्तों 15 का पुरातत्वविद। खोजकार भी नहीं है दोस्तों, इतिहासकार भी नहीं है, वैज्ञानिक भी नहीं है, तो सही आंसर क्या है दोस्तों? 15 आंसर का बी है पुरातत्वविद। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत है। प्राचीन वस्तुओं के अवशेष, प्राचीन पुस्तकें, अभिलेख और पांडुलिपियां। तो इसका सही आंसर दोस्तों सब कुछ है भाई। हमें प्राचीन पुस्तकों तभी, अभिलेख तभी और वस्तुओं से भी क्या है दोस्तों? प्राचीन जो पुराना टाइम है उन सब का हमें ज्ञान हुआ है। प्राचीन काल में कौन अपने कार्यों का लेखा जोखा रखता था? दोस्तों प्राचीन काल में अपना लेखा जोखा कौन रखता था दोस्तों? शासक रखते थे, यानी कि राजा रखते थे। अपने जो कार्य करवाते थे पत्थरों पर लिखवा दिया करते, कई बार आप पांडुलिपियां लिखवा देते हैं। तो दोस्तों कृषि किसान के पास इतना टाइम था नहीं दोस्तों, न शिकारी के पास। दोस्तों ये नॉर्मल काम है, नॉर्मल काम को कोई भी लेखा जोखा नहीं रखता था। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 18वें का आंसर है, ईसा पूर्व और ईस्वी का संबंध किसके जन्म से है? तो सही आंसर क्या है दोस्तों? कृष्ण भी नहीं है दोस्तों, भगवान राम भी नहीं है, भगवान शिव भी नहीं है, भगवान कृष्णा भी नहीं है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? प्रभु ईसा मसीही। यानी कि दोस्तों ईसा पूर्व और ईस्वी का संबंध किसके जन्म से है? प्रभु ईसा मसीह। मिस्र की सभ्यता कितनी पुरानी है दोस्तों? तो आंसर क्या है? 19वें का सी, यानी कि दोस्तों मिस्र की सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। किस शासक ने बड़ी संख्या में अभिलेख लिखवाए? दोस्तों बड़ी संख्या में अभिलेख किसने लिखवाए? अशोक ने लिखवाए थे, मौर्य ने भी नहीं लिखवाए, हर्षवर्धन ने भी नहीं लिखवाए, पृथ्वीराज चौहान भी नहीं लिखवाए। तो दोस्तों एक अशोक है दोस्तों, जो कलिंग के युद्ध में भी बहुत सारे खून खराबा देकर और वो युद्ध करना छोड़ दिया था इसने, तो अपना इन्हें धर्म अपना लिया था अपना। और फिर क्या हुआ, इसने क्या, अशोक ने ही क्या है बड़ी संख्या में अपने अभिलेख लिखवाए। अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपियां प्राय उपलब्ध होती हैं मंदिरों में, गुफाओं में, विहारों में। तो इसका आंसर सही क्या है दोस्तों? ए और बी, यानी कि डी आंसर सही है इसका। मंदिरों में भी और गुफाओं में भी क्या है? पांडुलिपियां प्राय उपलब्ध होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईरानी लोग सिंधु को किस नाम से जानते थे? तो ईरानी लोग सिंधु को किस नाम से जानते दोस्तों? हिंदोस के नाम से। क्या है? हिंदोस।
सही आंसर क्या है दोस्तों? ईरानी लोग सिंधु यानी कि इंडिया को क्या है, हिंदूस नाम से जानते थे। और यूनानी लोग सिंध को किस नाम से जानते थे दोस्तों? इंदोस तो ये हो गया ईरानी वाला, और यूनानी लोग, तो सही आंसर क्या है दोस्तों? इंदोस। 22वें का आंसर ए है और 23वें का आंसर सी है। तो 24वां है दोस्तों, प्राचीन काल में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राचीन काल में आम लोग क्या है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल भाषा था, यानी कि प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। अंग्रेजी उनको आते नहीं थी दोस्तों, संस्कृत में तो बोल नहीं सकते थे, अरबी तो दोस्तों अलग देश हो गया, लेकिन क्या है, बिल्कुल प्राकृत भाषा है, उनका उपयोग वे करते थे। दोस्तों कई बार इसका आंसर है ना संस्कृत लगा देते हैं, तो ध्यान रखियो दोस्तों, संस्कृत नहीं, इसका आंसर प्राकृत है। जो बीच में हमने जो इंट्रोडक्शन दिया था दोस्तों, वो भी हमने पढ़ा था। उस इंट्रोडक्शन में क्या है, सारी ब्रीफ समरी दे रखी थी एक बार उसकी, तो एक बार आप दोबारा देख सकते हो, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो तिथि के रूप में बीसी का क्या अर्थ है दोस्तों? बिफोर क्राइस्ट। क्या है दोस्तों, सही आंसर क्या है इसका? बिफोर क्राइस्ट। तो दोस्तों ये था छठी क्लास की एनसीईआरटी और इतिहास से दोस्तों लेसन नंबर 1 था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको एक छोटा सा मोटिवेट हमें बहुत सब्सक्राइबर हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो ऐसे ही ये सीरीज से चल रही है दोस्तों, इससे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।